बच्चों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और ये जो सीरीज है नीट 2024 एग्जाम को टारगेटेड सीरीज है और इसमें बायोलॉजी पूरी मैं आपको करवा रहा हूँ। इसमें एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था। फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, 12th बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर। या नीट में जो 11th और 12th का सेक्शन है उसमें 12th में फर्स्ट चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था और उसमें मैंने कंटेंट बताया था कि इसमें क्या क्या टॉपिक है इस चैप्टर में, और मैंने लाइफ स्पेन के बारे में बातें की थी और डिफरेंट लाइफ स्पेन मैंने बताई थी एनिमल्स की या ऑर्गेनिजम्स की जो है। ठीक है, तो इतना आप समझ चुके होंगे। एक चीज मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो पिछला वीडियो आपको क्लियर होना चाहिए पूरा। ठीक है, तो होप आप सभी ने वो पिछला वीडियो अच्छे से समझ लिया होगा। अब इस वीडियो में आगे की बातें हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले लाइफ स्पेन हमें पढ़ना है और लाइफ स्पेन कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। फिर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आएगा, फिर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आएगा। ठीक है, कई बच्चों के, आप सभी के कमेंट में पढ़ता हूं तो कमेंट जरूर किया कीजिए। और कई बच्चों का कमेंट ये आया था कि सर ये चैप्टर जो है हट गया है 12th बायोलॉजी में से। देखो, 12th बायोलॉजी या 11th बायोलॉजी में से हो सकता है कुछ चैप्टर हटे हैं, लेकिन मैं सारे ही चैप्टर करवाऊंगा क्योंकि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट। टोटल 16 चैप्टर आपके 12th में हैं और टोटल 22 चैप्टर आपके 11th में है। तो टोटल 38 चैप्टर मुझे लेके चलना है और नीट लेवल पे इसको लेके चलना है। 11th और 12th का तो कंप्लीट होगा ही, उसके अलावा नीट लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपका पूरे अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए इसे शुरू करते हैं। अच्छा, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए या तो आप नोट्स साथ साथ लिख सकते हैं या फिर आप बायोलॉजी बूस्टर ऐप से नोट्स परचेस कर सकते हैं। ऐप का लिंक जो है, बायोलॉजी बूस्टर ऐप का लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप ले सकते हैं और ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद उससे आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। डिफरेंट कोर्सेज भी हैं वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए टाइम को खराब ना करते हुए इसे शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए लाइफ स्पेन मैंने आपको बताया था। लाइफ स्पेन के बाद कुछ चीजें और हमें पढ़नी है। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैं आपको आगे पढ़ाऊं इससे पहले एक साइंटिस्ट है इस चैप्टर में जिनका नाम है पंचानन पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी, ये जो नाम है, ठीक है, इससे सभी लोग प्रणाम कर लें एक बार। ठीक है, क्योंकि इंडिया ने जितने भी बॉटनिस्ट प्रोड्यूस किए हैं उसमें सबसे ऊपर जिस साइंटिस्ट का नाम है वो पंचानन माहेश्वरी है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में जो जो चैप्टर हैं, देखो आपके एनसीईआरटी में क्या है, हर टॉपिक से पहले साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ, हर मतलब यूनिट से पहले साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है। तो 5 यूनिट और 5 यूनिट 10 यूनिट यानी 10 साइंटिस्ट के बारे में तो मुझे बताना ही है। इसके अलावा भी डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड जो जो साइंटिस्ट आते जाएंगे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ नीड पॉइंट ऑफ व्यू बट बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ठीक है, बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, आप बायोलॉजी के सच्चे स्टूडेंट हैं तो आपको इनके साइंटिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। आप बायोलॉजी से प्यार कीजिए, देखो तभी आपको समझ में आएगी और मैं आपको इसमें बिल्कुल चैंपियन बना दूंगा बायो में। ठीक है, तो अच्छे से आपको पढ़ना है, समझते हुए एक एक साइंटिस्ट को रेस्पेक्ट देनी है और उसको समझना है अच्छे से। ठीक है, तो ये जितने भी बॉटनिस्ट इंडिया ने प्रोड्यूस किए हैं सबसे ऊपर इनका नाम है पंचानन माहेश्वरी का। ऐसा क्यों है? अच्छा, जो लोग राजस्थान से उन्हें प्राउड होना चाहिए, जयपुर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के। ठीक है, तो जयपुर के रहने वाले थे ये। ठीक है, और इन्होंने इनके एक डटजॉन करके, डटजॉन एक नाम के इनके साइंटिस्ट थे, गुरु थे, उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने एक बात कही थी कि अगर मेरा स्टूडेंट मुझसे आगे निकले लाइफ में तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। सच्चे टीचर थे वो। तो ये बात इनको बहुत अच्छी लगी पंचानन माहेश्वरी को, अपने गुरु डटजॉन की बात, और उसके बाद इन्होंने बहुत मेहनत की और इन्होंने काफ़ी अच्छा लाइफ में किया। ठीक है, ये रॉयल सोसाइटी जो होती है लंदन की रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप जो होती है वो कई कुछ लिमिटेड लोगों को मिलती है। इनको एफआरएस की फेलोशिप मिली थी, लंदन की रॉयल सोसाइटी जो होती है उसकी फेलोशिप। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर और बाद में हेड भी बन गए थे, वहां पे काम किया। बॉटनी में इन्होंने काफी योगदान दिया। इसके अलावा 1964 में जो पहली बुक पब्लिश हुई थी एनसीईआरटी की, वो इन्हीं के सुपरविजन में पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो इन्होंने डीयू में काम किया, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी में
दिल्ली यूनिवर्सिटी में बॉटनी के हेड थे ये, बॉटनी हेड, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 1964 में फर्स्ट एनसीईआरटी जो पब्लिश हुई वो इनके सुपरविजन में लिखी गई थी। एनसीईआरटी छोटी मोटी किताब नहीं होती बच्चों। एज अ बायोलॉजी टीचर मैं आपको हमेशा बोलता हूँ एनसीईआरटी इज अ भगवत गीता फॉर नीट सिलेक्शन और फॉर एनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया तो एनसीईआरटी क्यों पढ़ते हैं, पागल हैं वो बच्चे? 6 to 12 तक के एनसीईआरटी पूरी घोट लेते हैं वो। एनसीईआरटी ही क्यों पढ़ते हैं, दूसरी बुक क्यों नहीं पढ़ते? बहुत सारी बुक है मार्केट में। एनसीईआरटी इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि एनसीईआरटी एक नेशनल बुक है जिसको पूरा अपना जो इंडिया है वो हर एग्जाम में फॉलो करता है। और एनसीईआरटी को बहुत सारे बड़े लोग मिलके, बड़े अच्छे प्रोफेसर्स मिलके लिखते हैं। उसमें एरर के चांसेस ऐसा तो नहीं हो सकते, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं एरर के। इसलिए एनसीईआरटी को एक स्टैंडर्ड बुक माना जाता है। एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ते हैं तो आप किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं कि मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा है एंड यू आर सेइंग रॉन्ग, ठीक है। तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंट होते जाएंगे जैसे जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मैं बेसिकली आपको एनसीईआरटी और जो रेफरेंस बुक है उसको कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ सिंपल वे में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इनमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। पंचानन माहेश्वरी को एक बार नमस्कार करो और ये 3 बातें याद रखो। जयपुर के रहने वाले थे, इनको डीयू में बॉटनी के हेड थे ये, और काफी अच्छा काम किया बॉटनी में इन्होंने। इसके अलावा 1964 में फर्स्ट एनसीईआरटी इन्होंने लिखी थी। एक बात और लिख लेना, एफआरएस के फेलोशिप मिली थी इनको, फेलोशिप, ठीक है। हाँ, लंदन सोसाइटी की जो फेलोशिप होती है, ठीक है, वो इनको मिली थी, एफआरएस की फेलोशिप। ये बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन अब टॉपिक पे आता है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये इस यूनिट के स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पेज पे आप पढ़ना है इसको, ठीक है। अब इसके बाद अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। अपन क्या बात कर रहे थे, लाइफ स्पेन की। लाइफ स्पेन हमने डिफरेंट एनिमल्स की लाइफ स्पेन देखी, वो सारी याद करनी है। 14 तो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, वो सारी की सारी याद करनी है। रट्टा मारो, कैसे भी पढ़ो, कुछ भी करो, याद होनी चाहिए सारी, ठीक है। उसमें कुछ समझने का तो है नहीं यार, याद ही करोगे, ठीक है। अच्छा, 2 और एक्स्ट्रा मैंने बताई थी, पीपल ट्री और मैंगो, वो भी याद कर लेना। 16 याद कर लेना आप, ठीक है। 16 तो याद करना ही है। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा अगर आपके अंदर क्यूरोसिटी है तो और भी जानते रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो, क्या दिक्कत है, ठीक है। सबसे बड़ा जो पीपल ट्री है, सबसे बड़ा जो बैनियन ट्री है, ठीक है, सबसे बड़ा बैनियन ट्री इंडिया का कैलकाटा में है। और जगदीश चंद्र बोस का जो घर था उसे म्यूजियम बना दिए गए, वहां पे वो है, ठीक है। सबसे बड़ा बैनियन ट्री वहां पे है और इसकी उम्र लगभग 600 साल के आसपास बताई जाती है। और ये बहुत बड़ा बैनियन ट्री है, इस बैनियन ट्री को ही देखने कई लोग आते हैं। और दूसरा जो बैनियन ट्री है वो मेरे शहर में है, यानी कि सवाई माधोपुर, राजस्थान का एक शहर है जहां पे रणथंभौर नेशनल पार्क है। तो रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर पौंड जो है उसके पास में एक बैनियन ट्री है, वो सेकंड लार्जेस्ट बैनियन ट्री है, सिर्फ इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का। तो फर्स्ट वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा बैनियन ट्री है वो कहाँ पे, कोलकाता में। कोलकाता में कहाँ पे, जगदीश चंद्र बोस म्यूजियम में, बॉटनिकल गार्डन में। और दूसरा जो है वो कहाँ पे है, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में, ठीक है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, लाइफ स्पैन में 3 चीजें और आपको पढ़नी जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, ठीक है। ये आपको और एक्स्ट्रा पढ़नी है, ठीक है। लाइफ स्पैन, मजा आ रहा है ना पढ़ने में? मजे ले लेके पढ़ना है बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल दुरुस्त हो जाओगे आप, जबरदस्त, बिल्कुल, ठीक है। देखो, इसमें 3 बातें बच्चों आपको क्या याद रखनी है। पहली चीज आपको याद रखनी है, हाँ, देखो, लाइफ स्पेन जो है, एक तो है एवरेज लाइफ स्पेन, ठीक है, एक है मैक्सिमम लाइफ स्पेन। एवरेज लाइफ स्पेन, पहली चीज ये है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो है, जो आपको याद रखनी, इसी से लिख देता हूं मैं, ठीक है। चलो दूसरे से लिखता हूं, एवरेज लाइफ स्पेन, दूसरा है मैक्सिमम लाइफ स्पेन, और तीसरा है इसमें, तीसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। ये 3 चीजें नई है, इनको आपको और समझना है, ठीक है। समझ में आई ये बात? देखो, अब ये क्या है मैं बताऊंगा, बिल्कुल भी डरना नहीं है,
ये बहुत कठिन सा लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल भी नहीं डरना, ठीक है। एवरेज लाइफ स्पेन, मैक्सिमम लाइफ स्पेन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? लाइफ स्पेन क्या होता है समझ में आ गया अपन को, अपन ने बहुत सारे लाइफ स्पेन याद भी कर लिए, ठीक है। एवरेज लाइफ स्पेन क्या होता है? एक एवरेज लाइफ स्पेन क्या होता है, ध्यान से सुनो, ठीक है। एक जो पॉपुलेशन है उसमें जो स्पीशी है उसके इंडिविजुअल लगभग कितना जीते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन की एक स्पीशी है, उसकी पॉपुलेशन है, तो हमारी लाइफ स्पेन, एवरेज लाइफ स्पेन मतलब हमारे इंडिविजुअल लगभग लगभग कितना जीते हैं सारे इंडिविजुअल, ठीक है। तो 60 से 70 साल हमारी क्या है, लाइफ स्पेन है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई शेर है, तो शेर की स्पीशी जो है उसमें शेर कितना जीता है? कोई एक शेर मान लो 25 साल जी जाए वो अलग बात है, ठीक है। कोई एक शेर मान लो 5 साल में मर जाए वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली शेर कितना जीते हैं? तो कितना जीते हैं? लगभग 15 से 16 साल या 18 साल, ठीक है, 15 साल के आसपास मानते हैं। तो 15 साल क्या है, उसकी लाइफ स्पेन है, ठीक है, एवरेज लाइफ स्पेन है, ठीक है। समझ में आई ये बात? मतलब एवरेज लाइफ स्पेन एक स्पीशी की होती है और स्पीशी में इंडिविजुअल जो है लगभग ऑन एन एवरेज कितना जीते हैं, सभी, कोई एक अपवाद है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, लगभग कितना जीते हैं वो उसके एवरेज लाइफ स्पेन है, ठीक है। समझ में आई ये बात? ठीक है। डेफिनेशन की टेंशन मत लिखना, अभी डेफिनेशन लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम लाइफ स्पेन क्या है? एक स्पीशी है, उसका कोई एक ऑर्गेनिज्म है, वो सबसे ज्यादा कितना जिया, ठीक है। जैसे मान लो कोई इंसान है, वो 125 साल जिया, ठीक है। नॉर्मली इंडिया के तो नहीं जीते हैं, जापान के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है, लाइफ स्पेन ज्यादा होती है, ठीक है। तो लाइफ स्पेन जापान के लोगों की ज्यादा क्यों होती है, या पढ़ना सीखना, गूगल पे सर्च करना और कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। तो एक जापान का इंसान है, इंसान सॉरी, एक जापान का इंसान है और वो 125 साल जिया, ठीक है। अब सब ह्यूमन तो 125 साल नहीं जीते, लगभग ह्यूमन कितना जीता है? 70, 60, 70, 80, ये हमारी लाइफ स्पेन है, 70 मानी गई है, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल लगभग 125 साल जिया, ठीक है। तो वो क्या है, मैक्सिमम लाइफ स्पेन है, वो हमारी क्या हो गई, मैक्सिमम लाइफ स्पेन, कि मैक्सिमम इतना जिया है कोई इंसान, मैक्सिमम इतना इस स्पीशी का इंडिविजुअल जी सकता है, ठीक है। सब नहीं जीते, लेकिन मैक्सिमम इस स्पीशी के इंडिविजुअल इतना जी सकते हैं, ठीक है। अब कोई इंसान ऐसा तो नहीं है ना कि 500 साल जिएगा, ठीक है। तो 500 हमारी लाइफ मैक्सिमम लाइफ स्पेन नहीं हो सकती। हमारी मैक्सिमम लाइफ स्पेन वो है जो हमारी स्पीशी में कोई एक इंडिविजुअल मैक्सिमम जिया हो, वो हमारी मैक्सिमम लाइफ स्पेन है। समझ में आई ये बात? ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है कि कोई स्पीशी है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर स्पीशी है, उसमें जो इंडिविजुअल है, ठीक है, उसमें जो इंडिविजुअल है उसको कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, कि कितना एक्सपेक्टेड है कि ये जिएगा, ठीक है। क्लियर ये बात? लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीशी है, उसका कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो मैक्सिमम मतलब कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जिएगा, ठीक है। जैसे इंसान है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 70 साल जिएगा, अब कोई 30 साल में मर जाए तो अलग बात है, कोई 100 साल जी जाए अलग बात है, ठीक है। लेकिन हम लगभग मानते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं क्या, कि कितना ये जिएगा, ठीक है। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है। समझ में आई ये बात? ठीक है, क्लियर है ये बात? अब इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, आप इसको साथ साथ लिखें या इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो फर्स्ट अपन ने किसकी बात की थी? एवरेज लाइफ स्पेन, एवरेज लाइफ स्पेन, एवरेज लाइफ स्पेन, ठीक है। तो एवरेज लाइफ स्पेन में हमें क्या लिखना है? इन एन स्पीशी द एवरेज एज of an individual, average age of the member of a species, member of species is called
इज कॉल्ड एवरेज लाइफ स्पेन। ठीक है, इन एन स्पीशीज द एवरेज एज ऑफ द मेंबर of the species in an species the average age of the member of species in an species the average age of the member of species is called एवरेज लाइफ स्पेन। ठीक है, मतलब एक स्पीशी है उसमें जो एवरेज एज है उसके मेंबर्स की वो एवरेज लाइफ स्पेन है। ठीक है, क्लियर ये बात। सेकंड है मैक्सिमम लाइफ स्पेन, मैक्सिमम लाइफ स्पेन। सेकंड वन इज मैक्सिमम लाइफ स्पेन। ठीक है, ये क्या है आपको समझ में आ ही चुका है, लिख देता हूं मैं लेकिन। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, इन एन स्पीशी द मैक्सिमम years lived by an individual is called its maximum lifespan। ठीक है, एक स्पीशी में मैक्सिमम ईयर लिव्ड बाय एन इंडिविजुअल, एक स्पीशी में एक इंडिविजुअल कितना ज्यादा जिया है। ठीक है, मैक्सिमम कितना जिया है कोई इंडिविजुअल, वो क्या है, मैक्सिमम लाइफ स्पेन है। और तीसरा और आखिरी क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तीसरा क्या है अपना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। थर्ड वन इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, अब देखो ह्यूमन का माना जाता है कि 70 साल जिएंगे, आप कोई जल्दी मर जाए लेट मरे वो एक अलग बात है, लेकिन लगभग माना जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि 70 ईयर्स हमारी लाइफ स्पैन होगी। ठीक है, तो यही लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है। तो इसको मैं लिख देता हूं, द एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन of member of species is called life expectancy। ठीक है, देखो द एक्सपेक्टेड लाइफ स्पेन ऑफ मेंबर ऑफ स्पीशी इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो आई होप ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्पेन पढ़ लिया, लाइफ स्पेन जो है फर्स्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, वो हमने फिनिश कर लिया है। ठीक है, लाइफ स्पेन में हमने क्या क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले लाइफ स्पेन में हमने पढ़ा कि लाइफ स्पेन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का क्या लाइफ स्पेन है, और उसके बाद हमने डिफरेंट जो टर्म्स थी इसमें वो देखी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, एवरेज लाइफ स्पेन क्या होता है, मैक्सिमम लाइफ स्पेन क्या होता है। ठीक है, तो लाइफ स्पेन आपका कंप्लीट है, इससे ज्यादा आपको नीट लेवल पे लाइफ स्पेन के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, अच्छा सेकंड जो इसके बाद में अपना टॉपिक था वो था रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब रिप्रोडक्शन के बारे में मैं आपको जनरल बताता हूं, उसके बाद में रिप्रोडक्शन के दो टाइप आएंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर ही बात। तो देखो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको समझ लो आप, लिखने वाला पार्ट अपन बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो इसको समझो, रिप्रोडक्शन क्या होता है, री यानी कि दोबारा, और प्रोडक्शन यानी कि दोबारा प्रोडक्शन करना। एक बार तो एक ऑर्गेनिज्म है और दोबारा उससे किसी ऑर्गेनिज्म का क्या होना, प्रोडक्शन होना। ठीक है, तो ये कहलाता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो रिप्रोडक्शन जो है इसको आपको कैसे समझना है कि एक ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करता है, एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है। अब रिप्रोडक्शन कई तरीके से हो सकता है, एक ऑर्गेनिज्म अकेला भी एक नया ऑर्गेनिज्म को बना सकता है, जैसे कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं, और दो ऑर्गेनिजम्स के सेल मिलके भी एक नए ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर ये बात, ये तो हुई रिप्रोडक्शन की बात।
रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं होता तो इस दुनिया में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो नहीं होते, ठीक है। ये जो कंटिन्यूटी बनी हुई है वो कंटिन्यूटी नहीं रहती, ठीक है। जैसे हमारी स्पीशी की बात करें तो करोड़ों सालों से ह्यूमन स्पीशीज अर्थ पे है, तो वो कंटिन्यूटी कैसे बनी रही? क्योंकि रिप्रोडक्शन होता रहा और नई नई स्पीशी बनती रही, ठीक है। क्लियर ये बात? तो रिप्रोडक्शन इज ए एसेंशियल फिनोमेनॉन। रिप्रोडक्शन एक लिंक है। ये मान लो पुरानी स्पीशी है और ये नई स्पीशी, ये पुरानी जनरेशन, ये नई जनरेशन, तो रिप्रोडक्शन इसके बीच में क्या है? लिंक है जो इनमें आगे इसको बढ़ा रहा है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज अ वाइटल लिंक, ठीक है, बिटवीन टू जनरेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी उसके आगे पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, ठीक है। अब ह्यूमन ने तो हद ही कर दी है, खैर जो ह्यूमंस हैं एक एक स्पीशी है हमारी सिर्फ, ठीक है, होमोसेपियंस। अगर पता नहीं हमारी स्पीशी जो है आर्थ्रोपोड्स की तरह 9 लाख होती, या फिशेस की तरह 30,000 होती, या स्नेक्स की तरह 350-3,000 होती, तो पता नहीं क्या ही करते हम, ठीक है। एक स्पीशी है हमारी और पॉपुलेशन हमने कमाल कर दिया है, 8 अरब पॉपुलेशन है हमारी, ठीक है। पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं हम। अच्छा, इंसान क्या सोचता है कि हम दुनिया पे राज कर रहे हैं तो हम सबसे पावरफुल हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो, गीता में बहुत अच्छी बात कही गई है कि समय बदलता रहता है। एक जमाना था जब रेप्टाइल ने इस दुनिया पे राज किया था, सबसे पावरफुल होते थे डायनासोर, ठीक है। उससे पहले एक जमाना था जब बैक्टीरिया ने इस दुनिया पे राज किया था, करोड़ों वर्षों तक अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया बनते गए। तो ये दुनिया है, बदलती रहती है, सबका टर्न आता है। तो कभी भी इस चीज को ईगो पे नहीं लेना चाहिए ह्यूमंस को कि वी आर द किंग, ठीक है। हाँ, हमारी बुद्धि के वजह से हम अभी सरवाइव कर रहे हैं, सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे हैं, लेकिन इसी बुद्धि की वजह से हम अपना विनाश भी करते जा रहे हैं। और अगर इसी रेट से हम जो अभी काम कर रहे हैं, जो हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक तरीके से फॉरेस्ट काट रहे हैं, ये सब करते रहे, तो हार्डली 400 to 500 ईयर्स में हमारी स्पीशी एक्सटिंक्ट होने वाली है, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं खाने पीने के लिए, ठीक है। पानी खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, तो कैसे जिंदा रहेंगे, ठीक है। क्लियर ही बात? तो पृथ्वी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप रहो ना रहो, क्योंकि आप नहीं रहोगे तो कोई ना कोई तो रहेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए हमें इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन जो एक सीरीज है उसको चलाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। चलिए, बेसिक सी चीजें आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होगी, अब इसमें थोड़ी अच्छी चीजें पढ़ते हैं हायर लेवल पे। पहले एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, ठीक है। देखो, it is a process by which an organism give rise to new organism। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन मैंने लिखी है कि ये वो प्रोसेस है जिससे एक ऑर्गेनिज्म जो है नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, ठीक है। क्लियर है बात? अब देखो, इट इज अ वाइटल लिंक, इट इज अ वाइटल लिंक बिटवीन टू स्पीशी, बिटवीन टू जनरेशन कहूंगा मैं, ठीक है। ये वाइटल लिंक है दो जनरेशन के बीच में, और इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस टी ऐसी आएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्पीशी ऑन अर्थ। अर्थ पे स्पीशी के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन ये लिखना जरूरी था ताकि आपके नोट्स प्रॉपर बने, ठीक है। क्लियर ही बात? अब इसमें दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। अब मजेदार बात अब आएगी, देखो, ठीक है। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं आप। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है।
टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं बच्चों। रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं? दो। एक तो होता है एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूं तो कई सारे डिफरेंस आप लोग बताएंगे। ठीक है कि सर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें एक ऑर्गेनिज्म होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें बहुत सारे नहीं, मतलब दो ऑर्गेनिजम्स के फ्यूजन से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है। ये सारे डिफरेंस आप बताएंगे। ये भी आप बता सकते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें एक सेल होता है, सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म में होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है मोस्टली मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है। लेकिन ये डिफरेंस ठीक है, सही है बात, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन नीट के लेवल से कुछ अच्छी चीजें हमें यहां पे समझने की जरूरत है। ठीक है। देखो सबसे पहली बात, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, इसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, मेनली नहीं होता। ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट मैं लिखूंगा, गैमेट फ्यूजन विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है। इसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। इसमें गैमेट का फ्यूजन होगा। गैमेट विल फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं स्टार्टिंग से। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है सर गैमेट क्या होता है, यही नहीं पता हमें तो। ठीक है। गैमेट क्या होता है? देखो हमारी बॉडी में कई सारे सेल्स होते हैं। जैसे हम ह्यूमन की बात करें, मेरी बॉडी में बहुत सारे सेल है, यहाँ एक सेल है, यहाँ एक सेल है, यहाँ एक सेल है, सारे अलग अलग टाइप के सेल हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन मेरी बॉडी में या हमारी बॉडी में एक स्पेशल सेल है जो किसी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है। समझना इस बात को। यहां से एक सेल निकालूं तो क्या इससे एक नया अशोक मीना बन जाएगा? नहीं। यहां से एक सेल निकालूं तो क्या इससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा? नहीं बनेगा। ठीक है। लेकिन आपकी बॉडी में एक ऐसा सेल है जिसको अगर फीमेल के सेल के साथ फ्यूज किया जाए तो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है। वो है गैमेट। और मेल का गैमेट होता है स्पर्म। स्पर्म क्या है? बेसिकली एक सेल ही है। और फीमेल का गैमेट क्या होता है? ओवम। तो ये ऐसे सेल होते हैं बॉडी के जिनके फ्यूज होके किसी नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देने की क्या रखते हैं? पावर रखते हैं। ठीक है। क्लियर है बात? या कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है। उसको हम कहते हैं गैमेट। तो बेसिकली गैमेट क्या होता है? मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम। ठीक है। तो गैमेट समझ में आ गया। ठीक है। गैमेट का फ्यूजन यानी कि दो अलग अलग गैमेट का फ्यूजन यहां पे नहीं होगा कभी भी। ठीक है। अच्छा, गैमेट बनता है इसमें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनता है? आप में से कई बच्चे कहेंगे कि नहीं सर गैमेट भी नहीं बनता है इसमें। तो गैमेट बनता है, मेनली नहीं बनता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहां मैं अभी आपको बताऊंगा जिसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी गैमेट बनता है। गैमेट वैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट नहीं बनता है, ध्यान से सुनो मेरी बातों को। ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट नहीं बनता है, लेकिन कुछ केसेस में गैमेट बन जाता है। ठीक है। लेकिन गैमेट फ्यूज कभी नहीं होगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लो अच्छे से कि इसमें भले गैमेट बन जाए, वैसे तो बनता ही नहीं, लेकिन अगर बन भी गया तो फ्यूज कभी नहीं होगा। ठीक है। और इसमें गैमेट बनता भी है और फ्यूज भी होता है। ठीक है। क्लियर है बात? ठीक है, ये बात समझ में आई। दूसरी चीज, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। क्या ये बात सही है? देखते हैं। देखो, it take place in unicellular organism। और ये जो होता है किसमें होता है? it take place in multicellular organism।
ठीक है, देखो अब समझो सेकंड पॉइंट को। ये किसमें होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, ये बहुकोशिकीय जो जीव हैं, जैसे हम हो गए, हाथी, घोड़ा, पेड़, इन सब में होगा ये। ठीक है, मल्टीसेलर होना चाहिए, वो ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया है या अमीबा है तो उसमें होगा। ठीक है, ये किसमें होगा? हमेशा मल्टीसेलर में होगा। ये बात 100% सही है, लेकिन ये बात 100% सही नहीं है। ठीक है, ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ये सही है, लेकिन ये मल्टीसेलर में भी पाया जाता है कभी कभी। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, अभी आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, और वो किस में हो रहा है? प्लांट्स में हो रहा है। और प्लांट कैसे हैं? मल्टीसेलुलर है, तो ये मल्टीसेलुलर में भी हो सकता है। समझ में आई ये बात? ठीक है, अब तीसरी चीज सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। ठीक है, और इसमें टू पेरेंट इन्वॉल्व। अब इस थर्ड पॉइंट को समझो। ठीक है, देखो इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, ये बात सही है कि एक पेरेंट होगा, उसी से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। भाई प्लांट में भी अगर हुआ मान लो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो एक प्लांट है, उसी का कुछ पार्ट काटा और उससे नया ऑर्गेनिज्म बन गया। जैसे आलू एक प्लांट का ही पार्ट था ना, तो उससे नया एक प्लांट बन गया, तो वो उसी का पार्ट था, तो एक ऑर्गेनिज्म से आगे नया ऑर्गेनिज्म बना। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, ये बात तो 100% सही है। टू पेरेंट इन्वॉल्व, ये बात जो है ये 100% सही नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट जो होते हैं उनके गैमेट के फ्यूजन से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, ये बात सही है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी हैं। इसमें ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंगल हैं, सिंगल पेरेंट है, मल्टीसेलुलर है, सिंगल पेरेंट है, लेकिन वो क्या करता है? प्रोड्यूस कर देता है ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, यानी एक ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल पेरेंट भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, समझ में आई ये बात? देखो इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे अपन? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, इसका तो एग्जाम्पल तो पता ही है आपको। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सिंगल पेरेंट कोई भी लिख लो आप, अमीबा। ठीक है, अमीबा, बैक्टीरिया, ये सब इसी में आएंगे। ठीक है, अब यहां पे कहानी अलग है। यहां पे दो पेरेंट इन्वॉल्व हुए तो बात सही है, यहां मैं लिख देता हूं, यहां पे स्पेस नहीं है तो यहां लिख देता हूं, इसी का पॉइंट है, ध्यान देना ना। देखो इसमें क्या है? दो पेरेंट इन्वॉल्व है। अब दो पेरेंट इन्वॉल्व है यानी कि केस कैसा है? बायसेक्सुअल, बायसेक्सुअल। ठीक है, यानी कि और यूनिसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल मतलब ये है अपना टोटो, और ये है टोटो की वाइफ। ये वाइफ थोड़ी गंदी बन गई मुझसे, मान लो ये इसकी वाइफ है। ठीक है, ये टोटो की वाइफ, और दोनों के गैमेट जो है फ्यूज हुए और एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, ये बन गया चिंटू। ये बात बिल्कुल सही है कि यूनिसेलुलर था, यूनिसेक्सुअल, सॉरी यूनिसेक्सुअल था, मतलब एक ही सेक्सेस के अंदर मेल सेक्स है, ये फीमेल सेक्स है, इन दोनों के गैमेट से फ्यूज हुआ और एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। बात सही है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और इसमें टू पेरेंट इन्वॉल्व है, लेकिन यहां पे एक पेरेंट भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, जैसे कि टेपवॉर्म। टेपवॉर्म जो रहता है, ये इस तरीके से टेपवॉर्म बनाता हूं मैं, मान लो। ठीक है, ये टेपवॉर्म है। ठीक है, ये टेपवॉर्म जो रहता है ना, ये मेल फीमेल, मेल और फीमेल दोनों ही ये है। ये टेपवॉर्म कभी कभी अपने पेट के अंदर चल जाता है और पेट के अंदर जाके क्या करता है? नए नए टेपवॉर्म बनाता है। तो क्या इसके पास कोई मेल और फीमेल रहती है? रिप्रोडक्शन करके बनाता है? नहीं, ये खुद ही अपने आप में मेल है, खुद ही अपने आप में फीमेल है। ये अपने ही स्पर्म और अपने ओवम को फ्यूज करता है और नया ऑर्गेनिज्म बनाते रहता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है, लेकिन पेरेंट कैसा है? सिंगल पेरेंट है। यहां पे पेरेंट कैसा है? यूनिसेक्सुअल, दो पेरेंट है, दो पेरेंट के फ्यूजन से एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ह्यूमन। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? इसका एग्जाम्पल तो हो गया आपका टेपवॉर्म, इसका एग्जाम्पल हो गया टेपवॉर्म, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? ह्यूमन।
समझ में आई ये बात? अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर एक चीज बताओ, अर्थवॉर्म जो है, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म रहता है ना, अर्थवॉर्म कैसा रहता है? हर्मोफ्रोडाइट रहता है, हर्माफ्रोडाइट। अब ये हर्मोफ्रोडाइट क्या होता है? हर्मोफ्रोडाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जिनमें मेल और फीमेल सेक्स एक ही में हो। टेपवॉर्म भी हर्माफ्रोडाइट है और अर्थवॉर्म भी हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन दोनों की कहानी अलग है। कैसे? टेपवॉर्म एक ही ऑर्गेनिज्म रहता है और ये अपने ही स्पर्म और ओवा को मिला के गैमेट बनाता रहता है, मतलब ऑर्गेनिज्म बनाता रहता है। तो ये मतलब जो है दूसरे पार्टनर की इसको रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अर्थवॉर्म जो है ये थोड़ा चालाक है, ठीक है। अर्थवॉर्म क्या करता है? जैसे ये एक अर्थवॉर्म है, ये एक अर्थवॉर्म है, ठीक है। अब इसके पास मेल गैमेट भी है, फीमेल गैमेट भी है, क्योंकि हर्माफ्रोडाइट है तो इसके पास मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों है। लेकिन ये अर्थवॉर्म अपने मेल और फीमेल गैमेट को मिलाता नहीं है, क्योंकि अगर एक ही ऑर्गेनिज्म से ही अगर ऑर्गेनिज्म बनते जाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे। ये आपको पता है ये बात कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा बेटर क्यों माना जाता है सर्वाइवल के लिए? क्योंकि दो अलग अलग टाइप के गैमेट मिलते हैं, ठीक है। तो ये अर्थवॉर्म बड़ा चालाक है, ये क्या करता है? अपने ही गैमेट को नहीं मिलाता है, ठीक है। ये क्या करता है? दूसरे अर्थवॉर्म को, ठीक है, ये मान लो एक दूसरा अर्थवॉर्म है, ये दूसरा अर्थवॉर्म है एक, मान लो, ठीक है। तो ये इस अर्थवॉर्म को स्पर्म देता है, रेड वाला अर्थवॉर्म ब्लू वाले अर्थवॉर्म को स्पर्म दे रहा है, और इससे क्या ले रहा है? ओवम ले रहा है। मतलब ये अपने ही स्पर्म और गैमेट को नहीं मिलाता है, ये एक्सचेंज करता है गैमेट। ये अपने ऑर्गेनिज्म बना सकता है लेकिन ये चालाक है, ठीक है। इससे क्या होगा? इसकी स्पीशीज जो है जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है, सर्वाइवल नहीं कर पाएगी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल है कि डिफरेंट टाइप के गैमेट अगर मिलेंगे तो उससे बेटर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी। तो ये क्या करता है? दूसरे अर्थफॉर्म से क्या लेता है? स्पर्म लेता है या ओवा लेता है, और खुद क्या देता है? उसको स्पर्म देता है या ओवा देता है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैमेट हो जाता है और उनके फ्यूजन से नया अर्थफॉर्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है। याद रखना इस चीज को, हर्मोफ्रोडाइट है ये, लेकिन ये किस कैटेगरी में आएगा? इस कैटेगरी में आएगा। तो ये अर्थवॉर्म किस कैटेगरी में आएगा? ये अर्थवॉर्म भी इसी कैटेगरी में आएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं, स्पेस का प्रॉब्लम है, यहां मैं लिख देता हूं अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म भी इसी कैटेगरी में आएगा। तो ये तीनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए? ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ये तीनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद तीन पॉइंट समझने के बाद इसके बेसिक्स एग्जांपल है, अमीबा बैक्टीरिया, खत्म हो गई कहानी, ठीक है। यहां पे इसके एग्जांपल में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। क्या ट्विस्ट है? बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो है, यूनिसेक्सुअल तो ह्यूमन और अर्थवॉर्म है, ठीक है, और बायसेक्सुअल कौन है? टेपवॉर्म, यानी कि सिंगल ही बेचारा अभागा है, ये सिंगल ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता रहता है अकेला ही, ठीक है। इसको मतलब चांस नहीं मिल पाता रिप्रोडक्शन या मेटिंग करने का। लेकिन अर्थवॉर्म जो है हर्मोफ्रोडाइट है ये, लेकिन ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अलग जो अर्थवॉर्म रहता है उससे मिल के मेटिंग करके और उसके बाद में नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है। क्लियर ही बात? अब कमाल की बात यह है, देखो सुनो, गैमेट फ्यूजन विल नॉट टेक प्लेस, ठीक है। गैमेट का फ्यूजन यहां पे नहीं होता, ठीक है, और यहां पे गैमेट विल फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, ये बात बताई थी मैंने, ठीक है, कि यहां पे गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, यहां पे गैमेट का फ्यूजन होता है, ठीक है। अच्छा, इट टेक प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, गैमेट फ्यूजन विल नॉट टेक प्लेस, ठीक है। एक चीज और है इसमें, ध्यान से सुनो, गैमेट का फ्यूजन जो है ये नहीं होगा इसमें, और इसमें गैमेट का फ्यूजन होगा, ठीक है। तो गैमेट का फ्यूजन होने से क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। या सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में गैमेट बना सकता है? सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्या गैमेट का फ्यूजन होना जरूरी है? क्या गैमेट का फ्यूजन जरूरी है? यहां पे गैमेट का फ्यूजन, यहां पे गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, ठीक है, क्लियर ही बात। और यहां पे गैमेट का फ्यूजन होता है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा भी केस है जिसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता और ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, एक ऐस देखो सिंपल सी बात क्या है, देखो सारी चीजें छोड़ो, सुनो, देखो ये क्या होता है? ये है अपना गैमेट, ये है अपना गैमेट, ठीक है। इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, और इससे क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट बोलो या ऑर्गेनिज्म बोल दो,
एक ही बात है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप है ना बेसिकली, ये 3 स्टेप ही तो है मेरे बच्चों, ये 3 स्टेप हैं, ठीक है। गैमेट होता है, उसका फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर उससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनमें गैमेट से डायरेक्ट क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। मैं फिर रिपीट करता हूं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनमें गैमेट से डायरेक्ट ही जाइगोट या ऑर्गेनिज्म, गैमेट से डायरेक्ट ही ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, और इस प्रोसेस को अपन कहते हैं क्या, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म विल प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं पार्थेनोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच जाइगोट विल फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के गैमेट से, जाइगोट से नहीं, गैमेट से क्या बन गया, ऑफस्प्रिंग बन गया, जाइगोट बन गया, ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। अब ये पार्थेनोजेनेसिस डिटेल में मैं हनी बी का एग्जांपल लेके आपको डिटेल में समझाऊंगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में मैं कल आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये अपनी बात हुई थी, ये आप अच्छे से पढ़ लेना, आज का टाइम है आपके पास। कल जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें नया इसके आगे का पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पेंडिंग मत करना, इसको पढ़ लेना। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट जरूर बताया करें कि क्या और चाहिए आपको, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी मुझे पता पड़ेगा कि क्या अपन को और चीजें इसमें बढ़ानी है या घटानी है, ठीक है। क्लियर ये बात? चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।